सभी स्टूडेंट्स का मैं मृदुल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज हम नेट हिंदी का क्वेश्चन पेपर जो जून 2024 का है इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। जून 2025 में जो अभी नेट की परीक्षा होने वाली है उसके लिए ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मैक्सिमम क्वेश्चंस हर साल रिपीट होते रहते हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से। तो इसलिए जो है आज हम नेट हिंदी का जून 2024 का ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर में जो सबसे पहला प्रश्न आया था वो है बाण भट्ट की आत्मकथा के पात्र कौन कौन से हैं। सबसे पहले मैं अगर बाण भट्ट की आत्मकथा की बात करूं तो जो बाण भट्ट की आत्मकथा है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी हुई है। यह एक उपन्यास है। जो क्वेश्चन इस तरह से है, बाण भट्ट की आत्मकथा के पात्र हैं। इसमें 5 ऑप्शन है। पहला है लोरिक देव, दूसरा मातृगुप्त, तीसरा नागदत्त, चौथा कुमार कृष्णवर्धन और पांचवा है वीरति वज्र। इसमें जो है जो बाण भट्ट की आत्मकथा के पात्र हैं वो है लोरिक देव, कुमार कृष्णवर्धन और वीरति वज्र। मतलब कि इसका नीचे नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। मतलब इनमें से हमने जो भी ऑप्शन हमें सही लग रहे हैं जो उसका चयन हमने नीचे दिए गए इन ऑप्शन से करना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही। और अगला प्रश्न हमारे पास है, प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पत्रिकाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। यानी कि हमने सीक्वेंस में इन पत्रिकाओं को लगाना है। पहला है हमारे पास हिंदी प्रदीप, दूसरा है बिहार बंधु, तीसरा भारत बंधु, चौथा हिंदुस्तान और पांचवा है देश हितैषी। इसमें से अगर हम इसके सीक्वेंस की बात करें तो इसमें सबसे पहले एक सेकंड, इसमें जो सबसे पहले बात के क्रम में लगानी है। इसमें जो हमारा उत्तर रहेगा सबसे पहले तो बिहार बंधु, और फिर इसका ऑप्शन नंबर 3 भारत बंधु, और फिर उसके बाद हिंदी प्रदीप, फिर देश हितैषी और लास्ट में हिंदुस्तान। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और उसके बाद प्रश्न नंबर 3, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में भ्रमर गीत पद की कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं तथा सूची दूसरी जो है इसमें पद जिस राग में लिखा गया है उन रागों के इस सूची 2 में नाम लिखे गए हैं। भ्रमर गीत का जो पहला पद इसमें दिया गया है ऑप्शन ए में वो है आयो घोष बड़ो व्यापारी, दूसरा है आय जोग सिखावन पांडे, सी है हमारे हरी हारिल की लकड़ी, चौथा है हम तो कान्ह केली की भूखी। इसमें जो हमारा ए है आयो घोष बड़ो व्यापारी, ये जो है मुझे लग रहा है राग काफी। आयो घोष बड़ो व्यापारी जो है राग काफी का है। दूसरा आय जोग सिखावन पांडे, ये है राग नट का। तीसरा है हमारे हरी हारिल की लकड़ी, ये है राग सारंग। और अंत में हम तो कान्हा केली की भूखी, ये है राग धनाश्री। अगर हम नीचे दिए गए
विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अब हम प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, काव्य में रहस्यवाद निबंध के लेखक कौन है? काव्य में रहस्यवाद निबंध के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित चरित्रों को तत्संबंधी नाटकों के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। इसे जो है जो ये नाटक के चरित्र हैं इसे इसके प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। इसमें इसका जो उत्तर होगा इसका पहला होगा इसमें मेरे हिसाब से इसमें होगा इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी सही है। इसमें पहले होगा पांचवा, फिर होगा अलका, उसके बाद होगा अनुनासिक, फिर अशोक और अंत में लोचन बाबू। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। प्रश्न नंबर 6 की ओर अगर हम आए, प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। सबसे पहले उन्हें प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है, यानी पहले कौन लिखा उसके बाद कौन सा उपन्यास लिखा गया, सीक्वेंस में लगाना है मतलब। प्रश्न नंबर 6 का है, सबसे पहले लिखा गया है विस्मृति के गर्भ में, फिर अलका, उसके बाद चित्रलेखा लिखा गया है उसके बाद विराटा की पद्मिनी और अंत में लिखा गया है राम रहीम, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, असाध्य वीणा कविता में वर्णित प्रियंवद के नीरव एक आलाप में आए संबोधनों को पहले के बाद में क्रम में लगाइए। इन्हें भी सीक्वेंस में लगाना है, पहले से बाद के। तो इस प्रश्न नंबर 7 में जो हमारी कविता पूछी गई है वो है असाध्य वीणा। इसमें असाध्य वीणा में हमारा जो सही है पहले होगा ऑप्शन 4, फिर ऑप्शन नंबर 1, फिर ऑप्शन नंबर 2, फिर ऑप्शन नंबर 5 और अंत में ओ शरण्य ऑप्शन नंबर 3, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है ये बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 8 में अब हम आते हैं। इस प्रश्न नंबर 8 में, एक साहित्य की डायरी के अध्याय कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1 के पात्र यशराज की शैक्षणिक योग्यता क्या थी? यानी जो एक साहित्य की डायरी के अध्याय कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1 के पात्र यशराज जो है, इसमें जो एक कैरेक्टर है यशराज, उनकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो इस क्वेश्चन में पूछी गई है। तो जो इसमें यशराज थे उन्होंने जो BSc BTech और LLB की थी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। अब हम प्रश्न नंबर 9 में आए। प्रश्न नंबर 9 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक त्रिवेणी में निम्न कवियों पर निबंध संकलित है। यानी रामचंद्र शुक्ल जो हैं उन्हें त्रिवेणी में किस कवियों पर जो है निबंध लिखा गया है, और इस त्रिवेणी में उन्होंने जो है सूरदास, तुलसीदास और जायसी पर निबंध लिखा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। आगे हम आते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। संस्कृति के 4 अध्याय के विभिन्न प्रकरणों के
शीर्षकों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। जो संस्कृति के 4 अध्याय है, इसके विभिन्न प्रकरणों के टॉपिक्स को हमने जो है सीक्वेंस में लगाना है। इसका जो है संस्कृति के 4 अनुवाद, इसमें सबसे पहले इसका जो ऑप्शन भी नीचे दिए गए हैं, इसमें सबसे पहले होगा ऑप्शन 3 भारत, प्राचीन भारत और बाह्य विश्व। और इसका दूसरा होगा भक्ति आंदोलन और इस्लाम। इसका अगला होगा उर्दू का जन्म। फिर होगा शिक्षा में क्रांति और अंत में होगा भारतीय राष्ट्रीयता और मुसलमान। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब हम प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी जो है मिलान करने हैं। एक सूची में लेखक दिए गए हैं तथा दूसरी सूची में एकांकियाँ, यानी कौन सी एकांकी किस लेखक ने लिखी हुई है। पहला लेखक है हमारे भारत भूषण अग्रवाल जी। दूसरे हैं कमलेश्वर। तीसरे हैं विष्णु प्रभाकर तथा डी में है उदय शंकर भट्टी। इसमें जो भारत भूषण अग्रवाल जी हैं, उन्होंने पलायन नामक एकांकी लिखी है। और अगले हैं कमलेश्वर जी ने लहर लौट गई एकांकी लिखी है। विष्णु प्रभाकर ने मैं तुम्हें क्षमा करूँगा लिखी है। और अंत में जो है उदय शंकर भट्ट ने आदिम युग लिखी है। यानी इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है प्रश्न नंबर 11 का, ये बिल्कुल सही उत्तर है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला भी मिलान करने वाला ही है। इसमें एक सूची में उपन्यासकार, दूसरी सूची में उपन्यासों के नाम लिखे गए हैं। इसमें जो पहली उपन्यासकार हैं इलाचंद्र जोशी जी ने मनुष्य के रूप उपन्यास को लिखा है। यशपाल ने सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया। इलाचंद्र जो जोशी हैं, उन्होंने जो है निर्वासित लिखा है। इलाचंद्र जोशी द्वारा निर्वासित उपन्यास लिखा गया है। और यशपाल जी ने मनुष्य के स्वभाव, भगवती चरण वर्मा ने आखिरी दांव और गुलशेर खान शानी ने सांप और सीढ़ी लिखी है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा प्रश्न नंबर 12 का बिल्कुल सही है। उसके बाद हम अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। आधे अधूरे नाटक में प्रश्न नंबर जो 13 है, ये है आधे अधूरे नाटक में वर्णा नामक युवती का उल्लेख कौन करता है। जो हमारा आधा अधूरा नाटक है, इसमें वर्णा युवती का जो उल्लेख है वो जो है किन्नी करता है। किन्नी नामक एक कैरेक्टर है, वो इसमें वर्णा युवती का उल्लेख करता है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। इतिहास तिमिरनाशक पुस्तक के लेखक कौन है। जो हमारी एक पुस्तक है इतिहास तिमिरनाशक, इस पुस्तक को जो है राजा शिव प्रताप सिंह ने लिखा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 भी मिलान करने वाला है प्रश्न है। एक सूची में संवाद दिए गए हैं तथा दूसरी में उसके पात्र और चरित्र दिए गए हैं। संवाद वाली सूची में पहला संवाद है, धनवानों के हाथ में एक ही माप है, ये विद्या सौंदर्य बल पवित्रता और तो क्या हृदय को भी उसी से मापते हैं। वह माप है उनका ऐश्वर्य। इसमें इस और दूसरा संवाद है हमारा। जो पहला संवाद है ये प्रश्न नंबर
15 का जो हमारा पहला संवाद है ये जो है देवसेना जी का है। और दूसरा है, जिस राष्ट्र और समाज से हमारी सुख शांति में बाधा पड़ती हो उसका हमें तिरस्कार करना ही होगा। जो इसका बी है वो है श्रमण। श्रमण जी इसका ये श्रमण जी का करेक्टर इस बात को कह रहा है। और अगला है, भारत समग्र विश्व का है और संपूर्ण वसुंधरा इसके प्रेमपाश में आबद्ध है। इसका होगा ऑप्शन नंबर 1 धातुसेन। और प्रणय डी जो है इसका है, प्रणय वंचिता स्त्रियां अपनी राह के रोड़े विघ्नों को दूर करने के लिए वज्र से भी दृढ़ होती हैं। डी का होगा 3 देवसेना। प्रश्न नंबर जो 15 है, प्रश्न नंबर 15 का हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अब हम प्रश्न नंबर 16 में चलते हैं। तमस उपन्यास के अनुसार फेरी वाले इत्रफरोश पर हमला कर उसे घायल करने वाले पात्र का नाम है। तमस जो एक लिटरेचर है, इसके अकॉर्डिंग जो फेरी वाला इत्रफरोश पर हमला कर उसे जो घायल करता है, उस घायल करने वाले इस करेक्टर का नाम क्या है? तो उस करेक्टर का नाम है इंद्र। इंद्र वो करेक्टर है जिसने जो फेरी वाले इत्रफरोश पर हमला किया है और उसे घायल किया है। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, निम्न में से कौन से पात्र कोसी के घटवार कहानी के हैं? कौन से कैरेक्टर जो है कोसी की घटवार कहानी के इसमें है? पहला ऑप्शन है रजुआ, दूसरा है लक्ष्मा, तीसरा है बहादुर, चौथा है धर्म सिंह तथा लास्ट ऑप्शन है गुनसाई। तो इसके जो कैरेक्टर हैं वो है एक तो लक्ष्मा और फिर धर्म सिंह और गुनसाई। ये 3 जो हैं इसके कैरेक्टर्स हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 18। बकरी नाटक के इन गीतों को नाटक में आने के क्रम से पहले से बाद के क्रम में लगाइए। पहला है युगल गीत, दूसरा है पूजा गीत, तीसरा है वंदन और इसका चौथा ऑप्शन है समूह गान और लास्ट है टंडा गीत। जो पहला हमारा इसमें युगल गीत है, युगल गीत का हमारा होगा, हे संकट मोचू बना दे हमें घोंचू। ये लग रहा है मुझे तो। ये है इसका शायद। दूसरा है पूजा गीत। पूजा गीत का है जा तेरी मेरी न पटनी जैसे बनाए चटनी। वंदना का है ये ऑप्शन, डंडा ऊंचा रहे हमारा सबसे प्यारा सबसे न्यारा। समूह गान का है तन मन धन उनायक जय है जय जय बकरी माता। और लास्ट टंडा गीत का है बकरी मैया तोरे चरणन अर्जु करूं, गांधी बाबा तोरे चरणन अर्ज करूं। तो इसका सही ऑप्शन जो है प्रश्न नंबर 18 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। अब हम प्रश्न नंबर 19 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पूर्व हुए विद्रोहों को पहले से बाद के
क्रम में लगाई है। यानी 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसके पहले जो विद्रोह हुए थे उन्हें सीक्वेंस में लगाना है। यानी पहले कौन हुआ था, उसके बाद कौन हुआ था, उसके बाद कौन हुआ था। तो इसमें जो सबसे पहले हुआ था, वो हुआ था सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह, और सन्यासी विद्रोह के बाद हुआ था रामोसी विद्रोह। उसके बाद हुआ था सावंतवाड़ी विद्रोह। उसके बाद हुआ था केरल में किसान विद्रोह, और उसके बाद हुआ था संताल विद्रोह। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 20 में हम आ जाते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सी पंक्तियां आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध कविता क्या है से उद्धृत हैं। पहला ऑप्शन है, मैं अशेष मंगल कामनाओं के पीछे से झांकती हुई दुर्निवार शंकाकुल आंखों में झांकता हूँ। दूसरा ऑप्शन है, जिनके रूप या कर्म कलाप जगत और जीवन के बीच में उसे सुंदर लगते हैं, उन्हीं के वर्णन में वह स्वांततः सुखाय प्रवृत्त होता है। ऑप्शन नंबर 3 है, वर्ण्य वस्तु और वर्णन प्रणाली बहुत दिनों से एक दूसरे से अलग कर दी है। ऑप्शन नंबर 4 है, उत्कर्ष की ओर उन्मुख समष्टि का चैतन्य अपने ही घर से बाहर कर दिया गया। ऑप्शन नंबर 4 को दोबारा से पढ़ते हैं। उत्कर्ष की ओर उन्मुख समष्टि का चैतन्य अपने ही घर से बाहर कर दिया गया। ऑप्शन नंबर 5 जो लास्ट ऑप्शन है इसका, वह सुंदर अर्थ की शोभा बढ़ाने में जो अलंकार प्रयुक्त नहीं वे काव्यालंकार नहीं। जो हमारा प्रश्न नंबर 20 है, इसमें प्रश्न नंबर 20 में सबसे पहले इसमें जो है, इसमें कौन कौन सी पंक्तियाँ आ जाए कविता से, इसमें से जो है एक तो ये है ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 5। इस प्रश्न नंबर 20 का जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। सतपुड़ा के जंगल कविता में किस वाद्य यंत्र का उल्लेख हुआ है। सतपुड़ा का जो जंगल कविता है, इसमें जो है ढोल वाद्य यंत्र का उल्लेख हुआ है। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 22। अकाल और उसके बाद कविता में आए जीवों वस्तुओं को कविता में आने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो इसमें जो है सबसे पहले है आएगा ऑप्शन नंबर 4 चक्की, फिर कुतिया, उसके बाद है छिपकली, फिर चूहा और लास्ट में है कौवा। यानी इसमें क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला जो प्रश्न नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 है, धर्मशास्त्र रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी के मोक्ष की आज्ञा देता है। इस संवाद में मोक्ष शब्द का उचित अर्थ क्या है। तो इसमें जो मोक्ष शब्द है उसका उचित अर्थ है विवाह विच्छेद अर्थात तलाक। धर्मशास्त्र रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी के मोक्ष की आज्ञा देता है। इस संवाद में मोक्ष का जो उचित अर्थ है वो है विवाह विच्छेद यानी तलाक, डाइवोर्स। जो अगला प्रश्न है वो है, करीमुद्दीन किस कहानी के पात्र हैं। करीमुद्दीन जो है वो हमारी परिंदा कहानी के पात्र हैं। अगला है कामायनी के जो प्रश्न नंबर 25 है वो है, कामायनी के लज्जा सर्ग की पंक्तियां हैं। इसमें हमारे 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। प्राणी कटुता को बांट रहा, जगती को करता अधीन दीन। ऑप्शन 2 है, वन गुहा
कुंज मरु अंचल में हूँ खोज रहा अपना विकास। ऑप्शन 3 है मैं एक पकड़ हूँ जो कहती ठहरो कुछ सोच विचार करो। ऑप्शन 4 है इस निविड़ निशा में संस्कृति की आलोकमयी रेखा क्या है। ऑप्शन जो 5 है वो है नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पगतल में। इसमें से जो कामायनी के लज्जा सर्ग है उसकी पंक्तियां हैं, इसमें सिर्फ 3 पंक्तियां हैं कामायनी की लज्जा सर्ग की, वो है तीसरी चौथी और पांचवी। लास्ट की 3 जो है लज्जा सर्ग की पंक्तियां हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। अगले में हम चलते हैं। अमृतसर में अनजान लड़की से क्या तेरी कुड़माई हो गई। यह सवाल पूछते वक्त लहना सिंह की आयु क्या थी। तो इसका उत्तर है उसमें सवाल पूछते समय क्या तेरी कुड़माई हो गई, उस समय लहना सिंह की जो आयु थी वो थी केवल मात्र 12 वर्ष। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। तो प्रश्न नंबर 27 है भूल गलती कविता में कैदी के रूप में दरबार में लाए गए व्यक्ति के बारे में आई इन पंक्तियों से पहले से बात क्रम में लगाइए। तो पहला ऑप्शन है समूचे जिस्म पर तलर। दूसरा है नामंजूर उसको ज़िंदगी की शर्म सी शर्त। ऑप्शन 3 है पहने हथकड़ी वह एक ऊंचा कद। चौथा है बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता। पांचवा ऑप्शन है वह कैद कर लाया गया ईमान। तो इसको जो भूल गलती कविता है इसमें कैदी के रूप में दरबार में लाए गए व्यक्ति के जो के बारे में जो पंक्तियाँ आई हैं इसका सीक्वेंस कुछ इस तरह से है। इसमें जो सबसे पहला होगा इसमें होगा पहने हथकड़ी वह एक ऊंचा कद, फिर समूचे जिस्म पर लतर, वह कैद कर लाया गया ईमान, बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता, नामंजूर उसको ज़िंदगी की शर्म की सी शर्त। इसका प्रश्न नंबर 27 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 28 है शेखर एक जीवनी के अनुसार शेखर द्वारा बनाई गई समिति एंटीगोनल क्लब के प्रमुख सदस्य कौन कौन थे। तो ये जो एंटीगोनल क्लब बनाया गया था शेखर एक जीवनी के अनुसार, तो इस समिति के जो सदस्य थे वो सदस्य थे इसके सदस्य थे सदाशिव, राघवन और देवदास। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। भारत दूरदर्शन नाटक के विभिन्न गीतों के ऊपर शैली राग का नाम दिया गया है। निम्न में से किन किन का प्रयोग इस नाटक में है। तो इसमें इसका सही उत्तर होगा इसमें जो है एक तो लावनी है, एक राग चैती गौरी और इसमें राग काफी, यानी तीसरा चौथा और पांचवा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। बस इस पार्ट में हम इतना ही करेंगे और इसी आगे इस पेपर को हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।